अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई में न्यूज़ लेकर हम एक बार फिर हाज़िर हो गए और जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहली तो ख़ैर हम आपको कुछ अच्छी खबरें भी बताते हैं पाकिस्तान की। हमारी एक बहुत ही अच्छी जी सिंगर हैं, गुलकारा हैं हदीका कियानी। जी हाँ, हदीका कियानी साहिबा ने जो है वो काम कर दिया जो हमारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस कम्युनिटी के लोग नहीं कर पाए। यानी कि हदीका जी ने जो है उनकी एक एनजीओ है हदीका कयानी की। और उस एनजीओ के रहते जो है हदीका कयानी ने उस एनजीओ के थ्रू, यानी कि एनजीओ में ज़ाहिर है कि कई पाकिस्तानियों ने उन्हें फंड किया होगा, जो कि किया भी है। हदीका कयानी की वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि जिन्होंने उनको फंड किया और उनकी मदद की। और उनकी मैं आपको एक मिनट उनकी जो एनजीओ है उसका नाम भी बताती चलती हूँ। और हदीका कियानी की जो एनजीओ है जी उसका नाम है वसले राह। जी हाँ, वसले राह के नाम से इनकी एनजीओ है। और हदीका कियानी साहिबा ने जो है उसके मदद से, यानी अपनी एनजीओ की मदद से 100 घर बना के दिए हैं बलूचिस्तान में उन लोगों को जिनके घर जो है वो तबाह हो गए थे फ्लड की वजह से। और इसके साथ-साथ उन्होंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनाया है, छोटा-सा हॉस्पिटल भी है। और साथ-साथ उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है और वो भी इन लोगों के लिए है जो फ्लड विक्टिम्स हैं। और हम जी सलाम पेश करते हैं अधिका कियानी को कि उन्होंने वो काम कर दिया जो कि बहुत से लोग जो है बड़े-बड़े दावे करते हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं या कहीं से भी, और वो नहीं कर पाए। और वो काम हदीका कियानी ने कर दिया। बहुत मुबारक हो जी हदीका जी आपको भी। और हम कोशिश करेंगे और हमारी दुआ है कि लोग आपसे इस तरह के कामों को करने की जिस तरह जो चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं या जो ताकत चाहिए होती है, जो हमारे अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, वो हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया कि आपने इन लोगों की मदद की, बलूचिस्तान के लोगों की मदद की जो बेचारे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे यहाँ के। हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ हमारे पास है हिना रब्बानी खर। जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को ज़रा देखना चाहिए और थोड़ा-सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है, यानी कि हिंदुस्तान, वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में। और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर खतरा किसको है, ये बात सोचिए। जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को। और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो और बस जी। ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी
और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है, और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते ही हैं, समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है जो कि हम उससे थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं और दे भी देता है अक्सर। अभी भी रिसेंटली आपने देखा ही, $700 मिलियन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिले, और आईएमएफ वाला लोन जो है वो अभी तक नहीं आया है। मेरा ख्याल है पैदल आ रहा है, इसलिए कि उसका अभी तक इंतजार हो रहा है, पहुंचा नहीं है। आईएमएफ ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया है। हाँ, मगर चाइना से फंड जरूर मिल गया है, और उसके साथ ही जाहिर है हमने उनका नमक खाया है, तो हम उनका साथ भी देंगे। इसके साथ ही, यानी कि वो फंड मिलने के बाद ही जो है वो इना रबानी खार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि जी भारत को जो है वो रोकना चाहिए, नहीं दुनिया को भारत को रोकना चाहिए कि वो इस तरह से हथियार ना खरीदे। लेकिन मैडम ये बताना भूल गई कि जी हमें तो उससे कोई खतरा नहीं है, ये तो असल में चाइना को पसीने आ रहे हैं। ऐसा मुझे ख्याल है, क्योंकि जाहिर है कि चाइना और इंडिया का 36 का आंकड़ा चल रहा है और हमारे साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस वजह से मेरे ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा इंडिया वेपन्स ले रहा है या किसी किस्म से भी अपनी फौज को या अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उससे खतरा जो है वो चाइना को हो सकता है, पाकिस्तान को नहीं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से बात की गई है, तो हम अपनी दोस्ती बताना चाह रहे हैं चाइना के साथ। लेकिन अब ये बात जो है वो इंडिया में किस तरह से ली जाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ, और पहले एक वीडियो देखते हैं। एक काइट बनाई है इमरान खान की और इसे पर लगाए हैं। ये देखिए जरा, ये मैं उतार के आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखें, इसके आगे कुछ बांधा तो नहीं हुआ। ये आपने गौर करना है कि ये काइट जो मैंने बनाई है, ये उड़ा के चेक करो। ये देखिए, इसके आगे कुछ बांधा तो नहीं हुआ। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये मेरे हाथ ही आई है, इसके आगे कुछ बांधा तो नहीं है। ये देखिए, गौर करें वो जी। ये थे कोई इमरान खान साहब के फॉलोवर, इमरान खान साहब के फैन, जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर के साथ जो है वो काइट बना दी और खान साहब को पूरे में उड़ा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि अगर ये पतंग कट गई और तो खान साहब उड़ते उड़ते कहाँ को कहाँ निकल जाएंगे, ये नहीं सोचते इनके फॉलोवर्स और फैंस इमरान खान साहब के। लेकिन खैर, ऐसा होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। साथ साथ जी जैसा कि कहा गया है, हमारी अदालत की तरफ से कोर्ट ने कहा है कि जी केपीके और पंजाब में इलेक्शंस करवा देने चाहिए, और उसके लिए इमरान खान साहब ने तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान का कहना है कि जी उन्होंने पंजाब और केपीके में जो है इलेक्शंस के लिए अपनी टीम को कह दिया है, अपने लोगों को कह दिया है, अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो तैयारी करें। कहा तो यही गया था कि जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कोई ना कोई डेट निकाल के बता दें, 30 अप्रैल से लेकर, और मई की शायद 10th बताई गई है या 7th, तो उस तक कोई डेट बता दें कि जिसमें इलेक्शंस होंगे। तो जी सदर आरिफ अलवी ने निकाल के बताया। ये क्या पिक्चर लगाई है, सॉरी सॉरी, ये हम चेंज कर देंगे। जी डेट निकालने को कहा था, नाक में से कुछ निकाल हर जगह। तो आरिफ अलवी साहब जो है, सॉरी सॉरी, वो हमने डेट निकालने को कहा था, नाक में से कुछ निकालने का नहीं कहा था, वो खबर दूसरी है। खैर, तो आरिफ अलवी साहब ने जी 30 अप्रैल डेट जो है वो दी है और कहा है कि जी इलेक्शन कर लीजिए, और केपीके में भी, और साथ साथ वहां पर पंजाब में भी। लेकिन अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस पे क्या कहते हैं। वैसे तो खान साहब का कोई भरोसा नहीं, वो किस किस्म की स्टेटमेंट कभी भी दे सकते हैं। इमरान खान की तरह अगर मुझे इंसाफ मिलता तो मुल्क हवा में उड़ रहा होता। मतलब एक तो पता नहीं मुल्क को उड़ाने के पीछे क्यों सब लोग पड़ गए। अब नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर उनको भी इमरान खान साहब की तरह ही उनकी भी मदद की जाती तो वो मुल्क को उड़ा देते। नहीं सर, मुल्क को मत उड़ाइए, मुल्क को इधर ही रहने दीजिए। हाँ, आप लोग जो काम कर सकते हैं उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो जरूर कर लीजिए, जो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना आप और ना ही आपके साथी। साथ साथ हम ये भी बता दें, इमरान खान का कहना है कि कमर ने कमर में चाकू घोंपा और बाजवा बहुत झूठ बोलता था। यानी कि
इमरान खान साहब कहना चाह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब ने उनकी कमर में चाकू मार दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी कमर झूठ बहुत बोलता है। मतलब वो मतलब बेचारे बाहर क्या गए, आर्मी चीफ नहीं रहे तो उनके नाम के साथ साहब और पूरा नाम लेना ही इमरान खान साहब ने छोड़ दिया है। और अब वो ऐसे बात कर रहे होते हैं कमर कमर करके, जैसे उनके बचपन में साथ खेले थे। खैर, हो सकता है खेले भी हो, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि जी आर्मी चीफ ने, यानी जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उन्होंने इमरान खान साहब की कमर में, यानी कि उनकी कमर में जो है चाकू मारा है। और झूठ बहुत बोलते हैं। कोई बात नहीं खान साहब, वो तो सभी बोलते हैं, आप लोग भी, मतलब पॉलिटिशियन भी कोई सच तो नहीं बता रहे होते। बहरहाल, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और डॉक्टर्स का इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल। यानी कि इमरान खान साहब वैसे तो अदालत में नहीं आते, कहते चला फिरा नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस का नाम आया उसके साथ ही इमरान खान को डॉक्टर्स ने परमिशन दे दी है कि जी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इलेक्शंस की तैयारी कर सकते हैं। इमरान खान के दिमाग में भी खराबी है? ये क्या बात हुई? जी हाँ, इसाक डार साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की टांग में ही नहीं, उनके दिमाग में भी खराबी है। अब बाकी क्या डिटेल्स है वो तो इसाक डार साहब ने नहीं बताई कि टांग की खराबी का दिमाग की खराबी से क्या लिंक है, मगर खैर होगा जरूर कुछ ना कुछ। साथ साथ जी बाबर अवान जो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है कि गैर मुल्की एजेंसी कि जो है वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहती है, यानी कि खान साहब की जान को खतरा है, और वो भी किसी बाहर की एजेंसी के जरिए। ये बात की गई है जी बाबर एवान साहब ने। अब देखते हैं, वैसे तो हम दुआ करेंगे कि खान साहब खैरियत से ही रहे। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में है, इमरान खान का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, जो सऊदी अरब के आप जानते ही हैं, पहले क्राउन प्रिंस थे, उनके बारे में इमरान खान साहब का कहना है कि जी वो मेरे साथ अभी भी राब्ते में बिल्कुल होंगे। खान साहब, हो सकता है वो अपनी घड़ी के बारे में पूछ रहे हो आपसे, वही जो आप बेचकर खा पी गए। हो सकता है वो कह रहे हो कि जी मेरी वो घड़ी वापस लौटा दो, आखिर वो कहाँ है। हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुझे इस्तेमाल करके फेंकने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये कि मौलाना साहब, आपको इस्तेमाल किसने कर लिया? मेरे ख्याल से तो आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना तो आप रिलीजन के बारे में कुछ खास जानते हैं, ना ही उसकी कोई तालीम कोई ठीक से देते हैं, उधर भी आप ऑल फॉल बोलते हैं, और ना ही आपको सियासत आती है। तो आखिर क्या हुआ क्या? पूरी बात बताइए ना हमें तो, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए, हमारी ऑडियंस को भी कुछ समझ में आए। लेकिन बहरहाल, मौलाना साहब कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, और मौलाना साहब का कहना यही है कि हो सकता है उनको साइडलाइन दिखा दी है जिस वक्त की गवर्नमेंट है उसने, शायद इस वजह से मौलाना साहब नाराज हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जी मुझे इस्तेमाल करके फेंकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पहले उनके जरिए उनको मिलाकर जो है गवर्नमेंट बना ली गई, अब हो सकता है कि उनको कोई लिफ्ट ना करा रहा हो। जो जो लोग अरेस्ट हुए थे, चाहे वो असद उमर साहब हो या शाह महमूद कुरैशी साहब हो, उन सबको रिहा करने के अदालती अहकाम आ गए हैं और उन सबको रिहा कर दिया गया है कल। और उसके बाद जिस तरह की विक्ट्रीज बनाई सबने, और जो हल्ला हुआ, जो डांस हुआ और जो हंगामा हुआ, तो लग ऐसा रहा था जैसे कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। लेकिन जंग तो जीते नहीं है, तो जाहिर है वो पहले भी कभी नहीं जीते, तो अभी क्या जीतेंगे। लेकिन बहरहाल, अब हुआ ये कि जी सब बड़ी खुशियां मना रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे जेल से नहीं बल्कि किसी जंग से वापस आए हैं, और वो भी जीत कर। गए भी खुद ही थे और बाहर भी खुद ही निकले हैं, इसलिए कि बाहर निकलने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही थी, और हर तरह से कहा जा रहा था, कहलवाया जा रहा था कि जी इनको जेल से छोड़ दिया जाए, वरना तो ये एक मंथ के लिए जो है वो राना सनाउल्लाह ने काम तो कर लिया था अपना। खैर, ये तो वही है इमरान खान। और खैर, मुल्क में एक ही बार आम इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बजाय इसके कि पंजाब और केपीके के इलेक्शंस अलग अलग हों, उसके बजाय अगर एक साथ ही इलेक्शंस हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। एक तरीका मेरे पास भी है खान साहब पैसे बचाने का, और वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट आकर अनाउंस कर दे कि जी ये जो हैं कल से आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये वाली पार्टी जो है ये जी कल से गवर्नमेंट चलाएगी, तब भी पैसे बच जाएंगे। इसलिए कि इलेक्शन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब आप आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो आपको भी तो इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी ना, बाद में उसी ने निकाल दिया। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ, जरदारी साहब के साथ भी यही हुआ, बेनजीर के साथ भी यही हुआ, ये तो हमेशा से होता है। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको खत्म ही कर दिया जाए। आइंदा से कहें कि जी ना इलेक्शंस होंगे,
और ना ही कोई वोट डालने के लिए बाहर जाए, इसलिए कि वैसे भी पब्लिक तो जाती नहीं है, इसलिए कि पब्लिक सब जानती है। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, उसको पता है कि आप अगर कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है, लेकिन उनको मालूम है कि उनके वोट की क्या अहमियत है और उनके वोट से कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो बस फिर होना तो यही चाहिए, इलेक्शंस को छोड़ दीजिए, इलेक्शंस मत करवाइए, उसके बजाय आप लोग ये कीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इलेक्शन वाला ड्रामा या इलेक्शन वाली नौटंकी खत्म कीजिए और बस अब अनाउंस कर दिया कि जी आज से ये साहब जो हैं या ये मैडम जो हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर है और ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट चलाएगी, और उसके साथ साथ ये छोटी 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 पार्टीज जो आप लोगों ने खुद ही क्रिएट की है वो भी साथ ही होंगी। तो बस जी कहानी खत्म, पैसा हजम, कोई टेंशन ही नहीं होगी। मगर खैर इमरान खान का भी ये कहना है कि जी अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाए तो पैसे बचेंगे। मैं तो कहती हूँ कहीं भी इलेक्शन मत करवाइए, बस सिर्फ सीधे अनाउंस कीजिए, जो कि ज्यादा बेहतर रास्ता है। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये तो खैर हमने आपको बता ही दी इमरान खान की। गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर एतमाद करना चाहिए। जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि जो लोग बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं या आएंगे या आने का सोच रहे हैं, आना चाहते हैं या जिन्हें आना चाहिए, उन्हें भी पाकिस्तान की जो अदालती निजाम है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ के लोगों को नहीं है और आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलेंगे। खैर हम चले आगे। दोबारा कातलाना हमले की तैयारी हो रही है बाबर एवान। ये बाबर एवान भी ना इसी तरीके से जी, जैसे तो हमारे सारे पॉलिटिशियन सारी पब्लिक सभी के ऊपर जो है किसी ना किसी तरह का अटैक होने की हमें लगता है कि खतरा है, तो फिर क्या किया जाए बाबर एवान साहब, सब लोगों को घर में बिठा दें क्या? लेकिन होना तो ये चाहिए कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद बात की जाए। मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इमरान खान। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की, इस पर इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। इमरान खान, जी हाँ, इमरान खान साहब का कहना यही है कि जी बाजवा साहब ने जो है वो जो तकरीर की थी रूस के लिए, तो उसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। अब उसके ऊपर बाजवा साहब क्या कहेंगे? आई मेरा बच्चा कोर्ट मार्शल कराएगा, दुआ कान के, सॉरी, मुझे लगता है कि ये एडिट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बाजवा साहब का कोई स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, नहीं तो कहीं इंटरव्यू तो दे ही देना चाहिए उनको, और अगर मुझे इंटरव्यू दे दे तो क्या बात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये भी एक स्टेटमेंट दे दिया, और साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है अगर कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। इमरान खान न्याजी, जी हाँ, अगर कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता, ये कहना है जी इमरान खान न्याजी साहब का। लेकिन साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा है कि जी वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं और वो बार बार जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उनसे बात नहीं कर रहे। अब इस बात को क्या समझा जाए? यू टर्न है या खान साहब घुटने टेक रहे हैं आप? यानी कि एक तरफ तो इमरान खान न्याजी कहते हैं कि जी मैं घुटने नहीं टेकूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं आर्मी चीफ से बात करनी है। मतलब क्या बात करनी है आपको आर्मी चीफ से? लेकिन फिर आर्मी चीफ को भी सोचना चाहिए कि बात करनी है तो सर कर ले, लेकिन ये सोचिएगा कि बाद में खान साहब क्या क्या कहानियां बोलते हैं वो भी आप लोगों को मालूम ही होंगी। खैर हम चलते हैं एक वीडियो की तरफ। उनको लेकर गए, मैं अभी अपने वालिद से हाल सुन के आया हूं और यकीन जाने एक बेटे होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बड़े हौसले से यहाँ खड़ा होना पड़ा आपके सामने। मुझे उन्होंने बताया कि कोट लखपत जेल के अंदर उनके जिस सेल में उनको रखा गया था उसमें कॉकरोचेज, छिपकलियां, चूहे थे उसके अंदर, वहां पर रहना मुश्किल था, वहां पर सांस लेना मुश्किल था, पीने का पानी नहीं दिया गया, खाना जिस किस्म का दिया गया वो खा। जी ये थे शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, और ये बता रहे थे कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में थे तो क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की। बहुत अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर को, हर उस एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जो कि दूसरों को जेलों में डालते हैं, उन्हें भी 5-5 दिन के लिए जेल में जरूर जाना चाहिए। इससे उनको पता चलेगा कि जेल में रहना कितना मुश्किल है, जेल में सांस नहीं आती, जेल में चूहे हैं, जेल में छिपकली है, जेल में
कॉकरोचेज हैं, जेल में गर्मी है, जेल में सर्दी है, या खाना किस तरह का मिलता है। इसलिए कि ये कह देना तो बड़ा आसान है कि ठीक है, इसने कुछ बोला है, उस जर्नलिस्ट ने कुछ बोला है, या किसी ने आवाज उठाई है इनके खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में हो, उसको जेल में डलवा देना इन लोगों के लिए काम सी बात है। बल्कि इन्होंने तो अपनी जाती जेलें तक बहुत से लोगों ने बना रखी हैं, वो भी न्यूज अक्सर हम देखा करते हैं। तो इन लोगों को चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो, इमरान खान हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो, इन सबको जेलों में डालना चाहिए कम से कम 5 दिनों के लिए, ताकि इनको पता चले कि जेल की जिंदगी कैसी होती है। और ये लोग झूठे केसेस बनाकर जिन लोगों को जेलों में भेजते रहे हैं, उसके ऊपर शायद इनको थोड़ी सी शर्म आ जाए। लेकिन खैर, वो आती हुई हमें लगती नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी देख लें। साथ साथ जी फवाद चौधरी साहब की उनके भाई के साथ एक ऑडियो लीक आई है। नहीं नहीं जी, ना तो वो कुचीकू कर रहे थे और ना ही झींगा लाला हो रहा था, भाई के साथ थे वो, और भाई के साथ वो बात कर रहे थे, कुछ पैसे वैसे की बातें हो रही थी, और कहा जा रहा था कि जो जज साहब हैं उनको जो है वो ट्रक भिजवा दिया जाए। अब किस चीज का ट्रक पता नहीं, लेकिन बहरहाल उस पे लोग काफी बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये मेरी बातों से आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। मैं थोड़ा बोलूंगी तो आप लोग पूरा समझ जाया करें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन खैर, यहां से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।